हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। मैं हूं सौरभ, आप सभी लोगों का क्वांट फैकल्टी। सभी मेरे भाइयों का बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। हमने एक बहुत ही अपनी शानदार सीरीज करी थी कंप्लीट क्वांट सॉल्यूशन की स्टार्ट, जिसमें हम सारे एसएससी सीजीएल टीयर 1 2021 में आए हुए सारे मैथ्स के पेपर का शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन कर रहे थे। आज अपन 19 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 11, 12, 13 और 18 ये 4 दिन जो पेपर हुआ था सारी शिफ्ट मैंने ऑलरेडी करा दी है। ठीक है, तो आज अपन आगे का कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्टरी बातें बता देता हूँ। ऑलिव बोर्ड का ईएसआईसी यूडीसी का कंप्यूटर स्किल टेस्ट, ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई बच्चा ऐसा है कि जो यहाँ पे कंप्यूटर उसकी कमजोर है और कंप्यूटर पढ़ना चाहता है, तो योगेश सर का एक कंप्यूटर का साइंस बैच आपको मिल जाएगा, जिसमें 40% का ऑफ चल रहा है। आप इसको 45% डिस्काउंट पे ले सकते हैं सौरभ कूपन कोड का इस्तेमाल करके। ये बैंकिंग सुपर एलीट प्लान में इंक्लूडेड है। ऑली बोर्ड ने दो बेहतरीन कोर्सेज लॉन्च किए हैं उन बच्चों के लिए जो बैंकिंग की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, और आप में से बहुत सारे बच्चे ऑली बोर्ड को जानते ही हैं, बैंकिंग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। और अगर आप ऑली बोर्ड के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एसबीआई पीओ प्री और मेंस का एक बैच है, और एसबीआई आरआरबी पीओ 2022 का प्री और मेंस का फिट बैच है। दोनों फिट बैच हैं, दोनों अलग अलग बैच हैं। दोनों का सारी बातें आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई हैं, क्या सारी चीज़ें आपको इस बैच में मिलेंगी। बाइलिंगुअल बैच होगा, इंग्लिश मीडियम में, दोनों मीडियम में बैच रहने वाला है। लाइव प्रैक्टिस सेशन, पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जो मेंस की क्लास चलेंगी वो पूरा मेंस तक चलेंगी, जब तक मेंस नहीं हो जाता तब तक लाइव क्लासेस चलेंगी। एसबीआई पीओ का मेंस का क्रैश कोर्स का आपको एक्सेस मिलेगा, ठीक है, जो उस टाइम पे क्रैश कोर्स लॉन्च होगा उसका भी एक्सेस दिया जाएगा। तो बहुत ही शानदार बैच है, और इस बैच को आप कोड सौरभ का इस्तेमाल करके इस ज्वाइन कर सकते हैं 45% के डिस्काउंट पे। ये जो 40% का डिस्काउंट है, इस पे 5% का और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और 45% का आपका डिस्काउंट मिल जाएगा। आप में से कोई भी बच्चा दोनों बैच अगर ज्वाइन करना चाहता है, कोई ऐसा बच्चा है जो आईबीपीएस की भी तैयारी करता है, एसबीआई की भी, तो आपको अलग अलग बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसबीआई, आईबीपीएस, एलआईसी, एसआईसी, तो आपके लिए ऑलिव बोर्ड का एक सबसे शानदार पैकेज होता है बैंकिंग सुपर एलीट। ठीक है, तो ये सुपर एलीट पैकेज है, यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारे बैंक के कोर्स, सारे मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाती हैं अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं सौरभ। ठीक है, तो ये कोड आपको इस्तेमाल करना है, यूज़ कोड सौरभ, और आपको शानदार तरीके से अच्छा खासा 45% का डिस्काउंट मिलेगा। और आप यहाँ पे बैंकिंग सुपर एलीट ज्वाइन करके सारा जितना भी कुछ बैंकिंग से रिलेटेड कंटेंट है ऑलिव बोर्ड का, सारा चीज़ों का एक्सेस आप ले लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, और देखते हैं क्या सारी चीज़ें हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए इन क्लासेस की तो ये टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन करना है। इसका जो नाम है, सर्च करना है साइंस बाई सौरभ सर से, नाम है मैथ्स एंड साइंस बाई सौरभ सर। ठीक है, पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पे आता हुआ, चलिए फटाफट सारे सवाल हम लोग निपटाते हुए चलेंगे। जितने भी सवाल हैं सारे सवालों को निपटाते हुए चलेंगे। पहला सवाल है, x प्लस वाई प्लस जेड 7 के बराबर है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 8 के बराबर है। आपसे वैल्यू पूछा है, यहाँ पे वैल्यू पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy की वैल्यू कितनी होगी। सिंपल से इसका एक फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये स्क्वायर नहीं है क्यूब है, माफ करिएगा, ये आपका क्यूब है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसका जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसका फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अंदर ब्रैकेट में होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 ऑफ xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये होता है आपका फॉर्मूला। बस इसी फॉर्मूले में रखना था वैल्यू, और आपका आंसर अपना ले जाना था। ये हो जाएगा 7, ये 7 का स्क्वायर 49, और ये 3 और 8। ठीक है, आंसर आ जाएगा 7, यहाँ से 49 और 24 कितना आएगा, 7 गुणे 25, 25 सत्ते 175 होता है। वही आपका आंसर इस सवाल का हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल था, छोटा सा सवाल था, और उसका आंसर अपना आ गया। अगला सवाल है कि अ सम ऑफ रुपीज 18,000 बिकम 21,780 आफ्टर 2 years ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 18,000 रुपए की धनराशि 21,780 हो जाती है 2 वर्षों में। What will be the compound interest on the same sum for the same period if the rate of interest increases by 5%? आपको चक्रवृद्धि ब्याज बतानी है, वर्तमान जो आपका दर है उसको अगर 5% बढ़ा दिया जाए, तो आपको बतानी है
कि चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी उसी 18,000 रुपए में उसी 2 साल के लिए। देखिए बात को समझिएगा, 18,000 रुपए की धनराशि 2 साल में कितनी हो गई? 21,780। अगर हम 2 साल का अनुपात देखें तो 2 साल में 0 से 0 काट दो, ये कितना आएगा? ये तो आएगा तुम्हारा 900। 2 × 2, 2 × 8 = 16, 2 × 18, ये कितना आ गया तुम्हारा? 1089। यानी 2 साल के अंतराल में अगर कोई धनराशि 900 है तो 1089 हो रही। अगर मैं इस समय अंतराल को 1 साल कर दूं तो 90 का 900 का √30 हो जाएगा, 1089 33 का स्क्वायर होता है। यानी कि अगर हम 2 साल से 1 साल में आए तो हम ये कहेंगे कि 30 रुपए की धनराशि 33 हो जाएगी। यानी कि कितना ब्याज मिला? 3 मिला। कितने में मिला? 30 में मिला। यानी कि आपका रेट परसेंट कितना रहा होगा? रेट रहा होगा 10% का। और अब बोल रहा है अगर उसी रेट को 5% बढ़ा दिया जाए तो नया वाला रेट कितना हो जाएगा? 15%। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी 2 साल की? चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हो जाएगी 2 साल की? आपसे यही पूछा है सवाल में। क्लियर है? ये बताइए 15% का मान होता है 3/20। यानी कि आपका 1 साल में कोई चीज अगर 20 है तो 1 साल के अंतराल में वो कितनी हो जाएगी? 23। और 2 साल की बात सवाल में किया है तो 2 साल में वो कितनी हो जाएगी? 400 से 529। ठीक है। और 400 का मान 18,000 के बराबर दिया हुआ है। तो यानी कितने गुना है? 4 चौको 16, 4 पंचे 20, है ना? और 450 गुना है। कितने गुना है ये आपका? सॉरी, यहाँ पे 450 नहीं, 0 से 0 काट दो, 45 गुना ही है। कितने गुना है? केवल 45 गुना है। तो यानी कि आपका यहाँ पे जो आपकी धनराशि मिलने वाली है 529 और ये है 400, तो चक्रवृद्धि ब्याज इनके बीच का कितना है? कंपाउंड इंटरेस्ट 129 का है और 129 में 45 का गुणा कर दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। 12 चौक 48, एक ही ऑप्शन ऐसा है। क्या आएगा आंसर? 5805 के बराबर। कितना आएगा? 5805। क्योंकि 5 इकाई का अंक होना चाहिए, तो ये 2 ऑप्शन में तो 5 इकाई का अंक है नहीं और 1845 आएगा नहीं, सीधे सी ऑप्शन आ जाएगा। अगला सवाल, ये भी बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला सवाल है लेकिन आसान सा सवाल है। ठीक है, देखो बोला है ए इन्वेस्टेड 30% मोर देन बी। ए इन्वेस्टेड 30% मोर देन बी। ए ने बी से 30% ज्यादा निवेश किया। यानी अगर ए ने 130 किया यानी बी ने कितना किया होगा? 100। ठीक है, बी अगर 100 करेगा तो ए 130। और बी ने 40% सी से कम इन्वेस्ट किया। बी ने 40% सी से कम इन्वेस्ट किया। यानी कि बी ने 60% इन्वेस्ट किया सी का। बी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 60% पैसा सी का आपका इन्वेस्ट किया। और बी का यहाँ पे मान है 100, तो सी की इन्वेस्टमेंट कितनी आ जाएगी? 500/3। सी की इन्वेस्टमेंट कितनी आ जाएगी? 500/3 की। यहाँ से निकाल लीजिए सी का आएगा कितना मान? 20 × 60, 20 पंचे 100, और 100 5 इधर जाएगा तो कितना आएगा? 500/3। तो ये तीनों की हमें इन्वेस्टमेंट मिल गई। ठीक है, बी का इन्वेस्टमेंट 40% कम था, यानी कि जो 60% मान था सी का वही बी का मान था, वही बी की इन्वेस्टमेंट थी। ठीक है, तो 60% सी का 100 के बराबर हमने रख दिया तो सी का मान आ गया। और बोला है कि यहीं पे सी ने जो पैसा लगाया है वो लगाया 8,000। ठीक है, बी ने सी से 40% कम निवेश किया जिसने 8,000 रुपए का निवेश किया, यानी सी ने 8,000 रुपए का निवेश किया। तो एक का मान कितना हो जाएगा? एक का मान कितना हो जाएगा? 48 के बराबर। एक का मान आपका कितना हो जाएगा? 48 के बराबर। अब आपको क्या बोला है कि एवरेज ऑफ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑल ऑफ देम टुगेदर, तीनों के द्वारा कितना औसत अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है? तो 230 प्लस 500/3 यही किया गया है, यही इनका टोटल है। 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6 और 6 5 11, 1190/3 ये तीनों ने निवेश किया। एक का मान 48 है तो 48 से गुणा कर दो तो ये क्या आ जाएगा आपका? इनका पूरा मान। और औसत पूछ रहा है तीनों का तो एवरेज 3 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा आपका एवरेज। यही आपका क्या हो जाएगा? एवरेज। ठीक है, इसको काट दो, ये कितने बार जाएगा? 16 बार। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखो तो इसको काट दो। ठीक है, 16 बार, 3 पचे 15, 3 त्रिकाई 9, 5.3, तो 1190 गुणे 5.3, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसको करके देख लो, 6 3 आपके करीब आएगा, 63 47 के करीब आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। करके देख लेना, आंसर उतना ही आएगा। 4, फोर्थ क्वेश्चन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान 218 है। ए प्लस बी तुमसे 2 दिया है, √1 माइनस ए बी का मान पूछा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये कितना दिया है मेरे भाई 218। ए प्लस बी 2 दिया है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी तुम्हारा हो जाएगा 109 के बराबर। और अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे कर दें तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 4। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आएगा 4 माइनस 2ab, यानी 4 माइनस 3ab ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 109। तो 3ab का मान आ जाएगा 105 के बराबर। किसका? माइनस का 105। तो ab का मान आएगा माइनस 35 के बराबर। ए बी का मान माइनस 35 आ गया, तो यहाँ पे रख दो, वही तुम्हें निकालना था। ये अंदर आ जाएगा अंडर रूट 36, आंसर आ जाएगा 6 के बराबर। आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा? 6 के बराबर। ठीक है, तो तुम्हें कुछ नहीं, केवल सिंपल सा फार्मूला इस्तेमाल करना था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और यहाँ पे ए प्लस बी जो दिया था उसको स्क्वायर करना था, और ए बी का मान आ गया माइनस 35, रख दोगे आंसर आ जाएगा 6 के बराबर। अगला सवाल, पांचवा सवाल देखिएगा। बोला है फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ एज 7 सेंटीमीटर अ सॉलिड स्फीयर इज रिमूव्ड। एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 7 का क्यूब। उससे क्या निकाल दिया गया? एक गोला काट के निकाल दिया गया, और जो रिमेनिंग सॉलिड बच गया, जो बचा हुआ ठोस पदार्थ है, उसका आयतन दिया हुआ है। आपको बताना है डायमीटर कितना है स्फीयर का। तो ये बताइए कि अगर हम क्यूब से आपका स्फीयर का वॉल्यूम अगर घटा देंगे तो यही आएगा कितना? 163/3, यानी कि कितना? 490/3 के बराबर। इतना ही आना चाहिए। अच्छा, क्यूब का वॉल्यूम है 343। 343 में अगर हम 490 इधर ला करके घटा दें तो इधर पे स्फीयर का वॉल्यूम इधर पे आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यही आएगा। या तो आप इसको यही लिखा रहने दीजिए, ज़्यादा आसान हो जाएगा सॉल्व करना। 163 सही, 163 सही 1/3 लिखा रहने दीजिए, ज़्यादा सही है सॉल्व करना, इसको ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। 343 में पहले 161 घटा दीजिए, कितना आएगा? 8, और ये 180, और उसमें आपको 1/3 और घटाना होगा। ठीक है, क्योंकि ये आप 163 सही 1/3 को 163 प्लस 1/3 लिख सकते हो कि नहीं? ये तुम्हारा कितना आ जाएगा पूरा? यहाँ से पहले इतने को ही सॉल्व कर लो। ठीक है, 8 3 24, 540 कितना आ गया? 539/3, और इसका मान 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर है। पाई का मान होता है 22/7, और ये आर क्यूब। ठीक है, इतना ही दिया है सवाल में। यहाँ से काट लो, कुछ कट रहा है, 3 से 3 नीचे चला गया, 11 दूनी 22, और 11 चौक 44, 11 नम्मा 99, यानी आर क्यूब का मान आ गया कितना? 7 गुणे 49, और नीचे आ गया 8। ये किसके बराबर आ जाएगा? आर का मान 49, 7 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ 7 बचेगा, नीचे 2 बचेगा, तो रेडियस आ गई 7/2। तुमसे डायमीटर पूछा है, यानी कि तुम्हारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। डायमीटर तुमसे पूछा है, 7 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। रेडियस 7/2 है, तो डायमीटर 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा। क्लियर है? तो क्यूब से स्फीयर का वॉल्यूम अगर माइनस कर दोगे तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। अगला सवाल, छठा सवाल देखो। बोला है ए टेक्स 3 आवर्स मोर देन बी टू वॉक d किलोमीटर। ठीक है, तो ए को मान लीजिए, ए की रफ्तार ए है और वो डी दूरी तय करता है, तो वो बी से कितना ज़्यादा समय लेता है? 3 घंटे ज़्यादा समय लेता है। अगर ए अपनी रफ्तार दोगुनी कर दे, ए अगर अपनी रफ्तार को दोगुनी कर देता है तो वो 1 घंटे कम समय लेता है बी से। तो दूसरी इक्वेशन बन गई डी बाई बी माइनस डी अपॉन 2a। इन दोनों को अगर जोड़ दो तो ये इससे कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा? डी बाई ए माइनस डी बाई 2a, और नीचे क्या बचेगा? 4। बोला है कि ए को कितना समय लगेगा डी किलोमीटर की दूरी तय करने में। ए को कितना समय लगेगा डी किलोमीटर की दूरी तय करने में? ठीक है, देखो यहाँ पे डी बाई ए माइनस डी बाई 2a आ गया। अगर तुम एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा 2a, ऊपर के में क्या मिलेगा? 2d माइनस डी बराबर 4। यहाँ से अगर देखोगे तो आएगा d बाई 2a बराबर 4, यानी कि d बाई a बराबर आ गया 8, यानी कि d किलोमीटर a अपनी गति से 8 घंटे में पूरा करेगा। ठीक है, क्या आएगा? d दूरी a अपनी गति से 8 घंटे में पूरा करेगा। d बाई a का मान 8 आ गया, वही उसका उत्तर हो जाएगा। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ अ टॉल ट्री ऑफ हाइट 30 मीटर इज 10√3 मीटर। ठीक है, एक आपका 30 मीटर लंबा पौधा है, 30 मीटर का लंबा पौधा है, उसका जमीन पे जो आपका छाया बन रही है 10√3 मीटर की बन रही है। एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है सन का, सन यहीं पे होगा, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। tan थीटा √3 आ रहा है, यानी 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से 1 से √3 का अनुपात है ना, 1 से √3 का अनुपात है, आंसर हो जाएगा 60 डिग्री।
फिर सवाल बोला है अ शॉपकीपर ऑफर्स हिज कस्टमर अ डिस्काउंट ऑफ 10%। एक शॉपकीपर अपने कस्टमर को 10% की छूट देता है ऑन एन आइटम मार्क्ड एट अ प्राइस ऑफ 400। ठीक है, 400 के सामान पे 10% की छूट देता है। अच्छा, वो जो सामान था वो थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया था, डैमेज था, तो उसने और एडिशनल 10% की छूट दी, उसने अतिरिक्त 10% की छूट वहां पे दी। तो ग्राहक को वस्तु किस कीमत पर उपलब्ध होगी, है ना, किस अवेलेबल पे क्या होगी सेलिंग प्राइस फाइनल, है ना, किस प्राइस पे कस्टमर खरीदेगा। तो यहाँ पे 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट हो जाएगा। पहले 10% दिया था, बाद में और 10% देना पड़ा, खराब था, तो यानी कुल 19% का क्या हुआ डिस्काउंट। तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, 81%। 81% दिया होगा, 81% किसका, तुम्हारा 400 का। तो यहाँ पे कितना दिया होगा, 8 चौको 32, 324 रुपए में उसने खरीदा होगा। कितने में खरीदा होगा, 324 में खरीदा होगा। 19% का डिस्काउंट यानी 81% पे बेचा, और 400 की चीज थी तो उसका 1% मान 4 और 81% 324। चलिए, द प्रॉफिट अर्न बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹832 इज इक्वल टू द लॉस इनक्योर्ड व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड एट 448। बोला है कि अगर किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचा जाए तो उतना ही लाभ होता है जितना उस वस्तु को 448 पे बेचने पर नुकसान यानी लॉस होता है। ठीक है, यानी जो लाभ है वो नुकसान के बराबर है, ठीक है, वस्तु के, अगर उसको 832 और 448 में बेचा जाए। तो आपको बताने सेलिंग प्राइस क्या होगी, है ना, विक्रय मूल्य क्या होगा अगर 10% का लाभ वहां पे दुकानदार चाहता है तो। ठीक है, देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच का अगर आप अंतर देखो तो अंतर कितना है, यहाँ पे 4 आ गया और 8, ठीक है, 2 है तो 2 में 4 गया तो फिर से 8 आ गया, और ये हो गया अंतर तुम्हारा 7 में 4 गए 384 का। 384 का 448 से 820 के बीच का अंतर है, 832 के बीच का अंतर है। तो ये कुल अंतर आ गया 192 का, यानी कि यहाँ पे नुकसान कितने का हो रहा था, 192 रुपए का, यहाँ पे लाभ कितने का होता रहा होगा, 192 रुपए का। तो कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो हम या तो लाभ, या तो यहाँ पे लाभ में जो बेचा गया है 832 रुपए में बेचा गया, जहां लाभ हो रहा है उसमें 192 घटा दे तो कॉस्ट प्राइस आ जाए, या 448 में 192 जोड़ दें तो कॉस्ट प्राइस आ जाए। तो जोड़ दो, 8 2 10, 9 1 10, 4 14, 4 1 5 1 6। तो ये आ गया उसका क्रय मूल्य, और इसको 10% के लाभ पर बेचना है, यानी कि 640 में आपको 64 और जोड़ना होगा, 640 में 64 और जोड़ना होगा। तो 10% के लाभ में बेचेगा जब, तो 704 रुपए में बेचेगा। 10% के जब लाभ में बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 704 रुपए में बेचेगा। बोला है इन द फॉलोइंग फिगर mn इज द टेंजेंट टू द सर्कल, mn is a tangent to the circle with center O at point A if BC is the diameter, BC डायमीटर दिया है और एंगल A B और C 42 डिग्री दिया है। तो आपसे पूछा है कि MAB ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल MAB आपका कितना होगा ये पूछा है। देखो BC डायमीटर है तो ये वाला मान कितना हो जाएगा, BC जो डायमीटर है, व्यास हमेशा सरकमफेरेंस में 90 डिग्री बनाता है, और ये 42 है अगर, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 48 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इनका दोनों का योग 90 होना चाहिए, और आपका अगर ये 48 है तो ये वाला एंगल भी 48 डिग्री हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा 48 डिग्री। क्यों, क्योंकि आपको ये चीज जाननी है कि अगर कोई वृत्त है, वृत्त में अगर कोई स्पर्श रेखा है, अगर वृत्त है कोई स्पर्श रेखा है, और उस स्पर्श रेखा जहां से वृत्त को, कोई सर्कल है, ठीक है, वृत्त नहीं, वृत्त हटाओ, हिंदी बहुत हो गई, सर्कल है, सर्कल से अगर आपने कोई टेंजेंट खींचा और ये टेंजेंट यहाँ पे सर्कल को टच कर रहा, सर्कल के अंदर आपने अगर एक ट्रायंगल बनाया है, तो ट्रायंगल अगर यहाँ पे टच कर रहा है ना, टेंजेंट को ट्रायंगल का एक कोना टच कर रहा, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये उल्टा वाला एंगल अल्फा हो जाएगा। तो वही चीज हमने लगाया कि ये 48 है तो ये बाहर वाला 48 हो जाएगा, ये 42 है तो इधर वाला अगर पूछा होता तो ये 42 डिग्री हो जाता। ठीक है, चलिए अगला सवाल, ये वाला सवाल आप लोग होमवर्क में बताना मेरे को आंसर, आसान सा सवाल है, होमवर्क में बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, पढ़ करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। एक सेकंड में अपना कैमरा छुपा लेता हूँ इस सवाल में कैमरा छुपा लेता हूँ ताकि ताकि तुमको डेटा दिख जाए पूरा। ये देखो, ये डेटा तुम्हें दिख रहा है,
11 नंबर वाले सवाल का कमेंट बॉक्स में होमवर्क में आंसर करना है। केवल पढ़ करके समझ के, आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं करना, केवल आसान सा सवाल है, बड़ा सा दिखने में लग रहा है, जब पढ़ के करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसका फटाक से मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में आप सभी से चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 12वां सवाल, ऑफ द थ्री नंबर सेकेंड इज 1/3 ऑफ द फर्स्ट एंड इज ऑल्सो 3/4 ऑफ द थर्ड नंबर। तीन संख्याओं में सेकेंड इज 1/3 ऑफ द सेकेंड इज 1/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर, ठीक है, एंड इज ऑल्सो 3/4 ऑफ द थर्ड नंबर, ठीक है, यही दिया है। यानी ए से बी का जो रेशियो आएगा वो 3 से 1 का आएगा, ए से बी का रेशियो 3 से 1 का आएगा, और यहां से ए से सी का जो अनुपात आ रहा है वो भी 3 से 4 का आ रहा है। ए से सी का जो अनुपात है वो कितना आ रहा है, 3 से 4 का आ रहा है, ठीक है। यानी ए का मान हो गया 3, बी का मान हो गया 1 और सी का मान हो गया 4, और इन्हीं का एवरेज जो है 4, 1, 5, 3, 8, इसका मान दिया है 112 के बराबर। यानी एक का मान कितना दिया है, 8 एकन्नम 8 और 8 चौको 32, कितना हो गया, 14 तिरिक 42, एक का मान यहाँ पे 42 के बराबर है। तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, तो बी हो जाएगा, बी वाला स्मॉलेस्ट नंबर होगा, 42 आना चाहिए, नहीं आएगा। वो ऑफ द थ्री नंबर्स, रुक जाइए कुछ गलती हुई होगी, सेकेंड इज द 1/3 ऑफ फर्स्ट, सेकेंड बी नंबर 1/3 ऑफ फर्स्ट एंड इज ऑल्सो 3/4 ऑफ द थर्ड नंबर, 3/4 ऑफ द थर्ड नंबर। तो ए बटे बी 3/1 आना चाहिए, यहाँ से ए बटे सी 3/4 आना चाहिए। तो ए का मान 3, बी का 1, सी का 4, ठीक है, सारी चीजें तो बराबर हैं, गलत क्यों आ रहा है। 4, 1, 5, 5, 3, 8, 8/3, 3 का मान 8 दिया, 112, 8 एकन्नम 8, 3 बचा, 8 चौको 32, 14 तिरिक 42, एक का मान 42 है। देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। मुझे लग रहा है यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है क्या, 45 की जगह 42 लिखा होना चाहिए था ऑप्शन में, मुझे लग रहा है कि मिस प्रिंटिंग हो गई है। एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा, ठीक है। मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ। ऑफ द थ्री नंबर सेकेंड इज 1/3 ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड इज 1/3 ऑफ द फर्स्ट, ठीक है, एंड इज ऑल्सो 3/4 ऑफ द थर्ड नंबर, ठीक है। तो दूसरा वाला जो है 3/4 है थर्ड नंबर के। चलो यहाँ से अगर अलग अलग निकालें तो भी वही आना चाहिए। बी बाई ए कितना आएगा भाई, 1/3, और बी बाई सी कितना आएगा भाई, 3/4। तो अगर यहाँ से बी को 3 माने तो ए को 9 मानना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे ए को 9 मानना पड़ेगा। तो अगर हम ए को यहाँ पे 9 माने तो भी यहाँ से ए बटे बी 3/1 आएगा, और ए बटे सी, नहीं नहीं सही है, ये वाला हम गलत तरीका अपना रहे थे, ये वाला नहीं होगा, माफ करिएगा, ये रेशियो निकालने का गलत तरीका हम लोग अपना रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम ए को नहीं कंपेयर कर सकते क्योंकि बी का मान दोनों जगह दिया है, बी का मान दोनों जगह दिया है ना, बी का ही मान दिया है। तो यहाँ से बी से ए का अनुपात जो आएगा वो आएगा 1 से 3 का, और यहाँ से बी से सी का जो अनुपात आएगा, क्योंकि बी ही सी वाले के बराबर है ना, हम ए वाले को सी वाले के बराबर कर दिए थे, गलती कर रहे थे हम, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बी से सी का जो अनुपात आएगा वो 3 से 4 का आएगा। अब देखो यहाँ से b 1 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी b को 3 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से b से a का जो अनुपात आएगा वो 3 से 9 का आएगा, और यहाँ से b से c का अनुपात आएगा जो 3 से 4 का आएगा, ठीक है। तो अब पता चल गया, a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू जो है 4 हो गया, ठीक है, ठीक है। ये c की वैल्यू आपकी 4 हो गई। तो ये कितना हो गया, 9 3 12 4 16, और इसका औसत 112 के बराबर दिया है। 16 पंचे 80 और 16 दूनी 32, 16 सत्ते 112 होता है। एक का मान कितना आ गया, 21। तो सबसे छोटा नंबर आएगा 63 के बराबर। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, बी ना, और 21 त्याई 63 के बराबर आपका सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। अगला सवाल, चलिए ये भी आसान सा सवाल है लेकिन बड़ा सा दिखने वाला सवाल है, डरावना सवाल है, लेकिन आंसर जल्दी आ जाएगा। बोला, अ मैन स्टार्टेड ऑफ अ बिजनेस विद सर्टेन कैपिटल अमाउंट। एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी राशि के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष में उसने 60% लाभ अर्जित किया, ठीक है, पहले 60% का प्रॉफिट हुआ, और उसमें 50% उसने टोटल डोनेट कर दिया, ठीक है, मतलब जो पैसा लगाया था और जो प्रॉफिट हुआ, जो टोटल वैल्यू थी उसका 50% डोनेट कर दिया। और इसी तरह वो अगले 2 साल और किया, मतलब पहले साल में जो लाभ हुआ, ठीक है, और जो उसने पैसा लगाया था, तो उसका जो कुल धनराशि थी उसका 50% क्या कर दिया, दान में दे दिया।
फिर इसके बाद फिर से अगले 1 साल बाद यही प्रक्रिया किया और इसके बाद तीसरे साल भी यही प्रक्रिया किया और 3 साल के अंत में बोला है 3 years के एंड में एट द एंड ऑफ 3 years ही लेफ्ट विथ 15,360 रुपीज। वो 15,360 रुपए के साथ बचता है। तो आपको बताना है कि शुरुआत में उस व्यक्ति ने कितना पैसा उस व्यवसाय में, उस बिजनेस में लगाया था। देखो, अगर वो बिजनेसमैन 100 रुपए लगाया होता तो पहले साल में जो उसको प्रॉफिट हुआ 60 का हुआ, यानी धनराशि हो गई 160। अब इसमें से उसने डोनेट कर दिया 80। कितना हो गया डोनेट कर दिया? 50% उसने डोनेट कर दिया तो 80 बचा। अब अगले 1 साल में फिर से इस पे 60% का ब्याज मिलेगा तो 80 का 60% होता है 48, यानी कि धनराशि हो गई 128। अब इसमें से 50% उसने क्या कर दिया? डोनेट, यानी कि अब उसके पास बचा कितना? 64 रुपए। अब फिर से अगले 1 साल में, तीसरे साल में वो कितना कमाएगा? इसका 60%। 64 का 60% होता है 8 चौको 32, नहीं 6 चौको 24 और 6 छांगे 36, 36 दो 38, 38.4 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे बचा कितना उसको? 8 4 12, 6 3 9 1 10, 102 रुपए, 102.4 उसके पास कुल धनराशि 3 साल के बाद बची है। अब इसमें 50% अगर उसने डोनेट कर दिया, यानी बचा कितना? 51.2 रुपए। और इसी का मान दिया है कितना? 1536, 15,360, सॉरी 15,360। कितने गुना है? कितने गुना है? 300 गुना है। देखो, 512 से 1536 3 बार कटता है, लेकिन यहाँ पॉइंट है, यहाँ जीरो, तो 300 गुना हो गया। यानी 51.2 15,360 का 300 गुना है, यानी आपने जो धनराशि लगाई थी वो भी कितनी हो जाएगी? 300 गुना हो जाएगी। कितना आएगा आंसर? 30,000। वो भी कितनी हो जाएगी? 300 गुना हो जाएगी। आंसर कितना आ जाएगा? 30,000। ठीक है, तो तुम्हें केवल यही करते जाना था, यही तुम्हें यहाँ पे करते जाना था। ठीक है, शुरू से आखिरी तक 60% का लाभ करा के 50% तुम दान करवा देते और आंसर अपना निकालते जाते। चौथा सवाल, बार ग्राफ वाला आसान सा सवाल है। ठीक है, बार ग्राफ वाला आसान सा सवाल है, ये आप लोग कर लीजिएगा, ये भी मैं होमवर्क में दे देता हूँ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है 14th क्वेश्चन। सारा डेटा आपके सामने है, विजिबल है सारा डेटा। आराम से पॉज करके वीडियो को और इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, बहुत आसान सा है। चलिए हो गया, वैसे मैं बता ही देता हूँ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कार ऑफ टाइप ए इन 2016 एंड 18? 2016-18 में ए प्रकार की कार कितनी बिकी? 275 और 300, कितना हो गया? 575। इसका अनुपात बताना है टाइप बी कार से जो 2014 और 2017 में बिकी हैं, यानी 225 और 275, कितना हो गया? 500। तो 25 से ये कटेगा, 25 दूना 50 और 25 दूना 50, 25 नहीं 75। अनुपात क्या आएगा? 23 से 20 का। यहाँ पे 2 बार हो गया, 2 है ना। आंसर क्या आएगा? 23 से 20 का। ठीक है, होमवर्क में क्या, बहुत आसान सा सवाल है। चलो ये वाला सवाल देखो। द नंबर ऑफ कार्स पासिंग द रोड नियर अ कॉलोनी फ्रॉम 6 AM to 12 noon हैज बीन सोन इन द फॉलोइंग हिस्टोग्राम। ठीक है, सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक कॉलोनी के पास से गुजरने वाली कारों की संख्या को निम्नलिखित हिस्टोग्राम में दिखाया गया है। पिछले घंटे की तुलना में कारों की संख्या में अधिकतम परिवर्तन प्रतिशत क्या है? ठीक है, पिछले घंटे में कारों की तुलना में अधिकतम परिवर्तन प्रतिशत, यानी कि जो नंबर ऑफ कार्स पास हो रही कॉलोनी में, तो सबसे ज्यादा किस घंटे में परिवर्तन है और उसका प्रतिशत बताना है कि कितना प्रतिशत का वहां पे परिवर्तन आया है ना। प्रतिशत परिवर्तन बताना है। आप अगर देखो तो आपका 10 से 11 के बीच में 95 गाड़ी और 11 से 12 के बीच में 45 गाड़ी, यहीं पे सबसे ज्यादा अंतर दिख रहा कि सुबह 10 से 11 में 95 निकली, फिर 11 से 12 में 45 गाड़ियां निकली, यानी सीधे सीधे यहाँ पे 50 गाड़ियां कम हो गई और बाकी जगह पे 50 से बड़ा अंतर कहीं पे नहीं दिख रहा। ठीक है, यानी 50 गाड़ियों का अंतर आया है। ठीक है, कितना आया है? 50 गाड़ियों का अंतर आया है पिछले घंटे की तुलना में। पिछले घंटे की तुलना में 50 गाड़ियों का अंतर आया है 95 गाड़ियों से। तो यही आपका यहाँ पे प्रतिशत हो जाएगा। सॉल्व करोगे इसको ना, इसको अगर तुम सॉल्व करके देखोगे तो तुम्हारा आएगा 52.63%। ठीक है, यानी कि डिक्रीज हो गई, गाड़ियों का निकलना गिर गया 52.63% से। चाहे तो डायरेक्ट सॉल्व कर लो, ये आएगा 19 और ये आएगा तुम्हारा 20, यानी कि आंसर यहाँ से आएगा 1000/19 और 1000/19 को कर लो। 19 5 जा 95 है ना, और 5 बचा 19 दूनी 38 है ना। 52 आ गया, 52 तो और किसी ऑप्शन में है नहीं है ना, तो तुरंत से आ जाएगा 1000/19, 52 तक आ जाएगा। तो 0.63 तक मत जाओ, 52 तक निकाल दो, बस बात खत्म। अगला सवाल, ए का मान 60 डिग्री दिया है, तुमको ये पूछा है वैल्यू। देखो ए का मान 60 डिग्री दिया है तो साइन A/2 कितना हो जाएगा? साइन 30, ये 1/2 हो जाएगा।
cos 60 1/2 होता है। नीचे आएगा साइन 3a/2 यानी कि साइन 90 90 यानी 7 और -12 cos 60 यानी 1/12। कितना आएगा यहाँ से 5 4 9 ऊपर आ गया और 7 - 6 1 नीचे आ गया, तो 9 आपका उत्तर हो जाएगा। 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा -4 दिया है। थीटा का मान 0 से 90 के बीच में 60 डिग्री एक बार पुट करके देखो, ये हो जाएगा 3 × 3/4 और ये हो जाएगा 4/2। 3 त्रिकाइन 9/4, 9 8 17/4 नहीं आएगा, 60 डिग्री नहीं चल रहा है। 60 डिग्री नहीं पुट कर रहा है तो 30 डिग्री पुट करके देख लो, 60 नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो 30 डिग्री रखोगे तो ये हो जाएगा 3 × 1/4 और ये 4√3/4। नहीं, ये भी नहीं होगा मान, ऐसे नहीं होगा, है ना। तो 45 भी रख नहीं सकते, आना तो 60 ही चाहिए था। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे -4, एक बार और 60 रख लो। 60 रखोगे तो √3/4, 3 त्रिकाइन 9/4, है ना। नहीं आएगा, मतलब कि यहाँ पे 30 60 आपका नहीं लग रहा है और 45 तो रख नहीं सकते, तो सॉल्व कर लो। ठीक है, 3 को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को। ये 4 कॉस थीटा है और ये -4 है और ये 0 है। यहाँ से देखोगे तो 3 - 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा -4, यही आएगा, यही आएगा यहाँ पे, यही आएगा तुम्हारा। चलो, अगर ये यहीं पे ये आ गई वैल्यू तो अब यहाँ पे सॉल्व कर लो। एक्स मान लो भैया, इसको खत्म करो। 3x², 4 कॉस थीटा को उधर भेज दोगे 4x हो जाएगा और ये -1 का +1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जल्दी से कर लो, ये -3x + x -x और ये +1 बराबर 0 है ना। यहाँ पे फैक्टराइजेशन वाला अपन कर रहे हैं सिस्टम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आएगा तुम्हारा, ओहो कितना गलत लिखूंगा आज मैं। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा x - 1 और यहाँ से -1 कॉमन लोगे तो x - 1 यहाँ आएगा। तो x का मान यहाँ पे 1 आ गया और x का मान आ गया 1/3, यानी कि तुम्हारे cos थीटा के 2 मान आ रहे हैं। cos थीटा का मान आ रहा है 1 और 1/3। ठीक है, एक तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता एक? क्योंकि cos 0 पर 1 होता है और 0 डिग्री से बड़ा है थीटा, यानी cos थीटा का मान कितना है 1/3। cos थीटा का मान कितना है 1/3, यानी ये 1 है ये 3 है। ठीक है, यानी 3 त्रिकाइन 9 - 1 8, ये कितना आएगा 2√2। ठीक है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, उसका स्क्वायर यानी 9/8, 9/8। कॉट स्क्वायर थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 10/8, यानी कि 5/4 आपका आंसर आएगा। क्या आएगा? 5/4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कई बार ऐसा हो जाता है सवाल में कि 30 और 60 डिग्री पे भी सवाल नहीं हुआ करता। 30 और 60 डिग्री पे भी सवाल कई बार अपना नहीं हुआ करता। जरूरी नहीं है कि सवाल 30 और 60 पे भी हो जाए। देखिए, 3 नंबर्स का आपका अनुपात दिया है 3 से 8 से 15 का। ठीक है, यही बोला है 3 नंबर्स आर इन प्रपोर्शन, और इनका एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम जो दिया है वो 8280 दिया हुआ है। आपको उनका एचसीएफ पूछना है। देखो, किसी भी संख्याओं का, मान लो यहाँ पे कोई भी संख्या दी है, ए बी और सी, ये 3 संख्याएं दी हैं। ठीक है, आपको कोई भी संख्या दी है, कोई भी नंबर दिया है, अगर उन नंबर्स का यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है तो आप बात समझो, इन तीनों नंबर्स का रेशियो दिया है। तो रेशियो कब आता है? जब हम उसमें से कोई कॉमन फैक्टर को काट देते हैं। ये मान लो 3x रहा होता, ये 8x रहा होता और ये 15x रहा होता, तो तुम इनका रेशियो निकालने के लिए क्या करते? x को तीनों जगह से काट देते और तुम बोल देते रेशियो 3 से 8 से 5 का है। यानी ये जो x हर जगह पे ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर मौजूद था, यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका क्या रहा होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ रहा होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो सबसे बड़ी संख्या जो तीनों में कॉमन है, वो सबसे बड़ी संख्या जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों नंबर को डिवाइड कर रही है, वही तो x है, वही तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है जिसको तुमने काट के अनुपात निकाला। यानी x यहाँ पे एचसीएफ है। और तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 8 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 15 में ही 3 आ गया। ठीक है, 5 तिहाई 15 और 15 × 8, यही हो गया एलसीएम। 3 8 15 का एलसीएम कितना हो गया? 15 8, और ये x जो है ये कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और गुणा कर दो तो यही तुम्हारा किसके बराबर आएगा? 8 0 8 2 8 0 के बराबर, है ना। x कॉमन ले लो, यहाँ पे 3x 8x 15x में कॉमन क्या है? x। 3 8 15 में, 3 8 15 में क्या कॉमन निकल के आएगा? मतलब क्या एलसीएम के रूप में निकल के आएगा? 15 और 8। ठीक है, यहां से x का मान निकालोगे आएगा 69 और वही तुम्हारा हो जाएगा एलसीएम। 8 एकन्नम 8, 8 तिरिक 24 और 8 पंचे 40। ठीक है, और 8 एकन्नम 8, यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, 1035, और 15 से काटोगे तो 15 छक्का 90, 15 नहीं है 135, ये आ जाएगा x का मान। ठीक है, 15
छक्का 90, 15 नहीं है 135। ठीक है, तो x का मान 69 आ गया, वही तुम्हारा HCF हो जाएगा। ठीक है, वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जो कि तीनों को क्या करेगा, वहां पे अलग अलग करेगा। देखो ये अ वेजिटेबल वेंडर सप्लाईज वेजिटेबल टू अ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ 50 फैमिलीज। ठीक है, एक सब्जी विक्रेता 50 परिवारों के आवास परिसर में सब्जियों की आपूर्ति करता है, सब्जी पहुंचाता है। ऑन अ पर्टिकुलर डे द ब्रेकअप सेल ऑफ वेजिटेबल्स इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट एज शोन इन फिगर। किसी विशेष दिन पर सब्जियों की बिक्री का ब्रेकअप पाई चार्ट के रूप में दर्शाया गया है। आलू, टमाटर और बीन्स की बिक्री से संबंधित केंद्रीय कोण का प्याज और अन्य की संयुक्त बिक्री के संगत केंद्रीय कोण से अनुपात कितना होगा। What is the ratio of central angle corresponding to the sale of potato, tomato and beans together? पोटैटो 80 है, टोमेटो 70 है और बीन्स यहाँ पे 45 है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, और यहाँ पे 8 7 15 और 8 7 15, 15 4 19, ये हो गया 195। इसका अनुपात आपको बताना है किससे, अनियन और अदर्स के सेल से बताना है, अनियन और अदर्स के सेल से, यानी 9 7 16 165 से बताना है। तो ये हो जाएगा 15 और 11 से कट रहा है क्या, 11 करना में 11 नहीं कट रहा है, ये आएगा तुम्हारा 3 5 15, 3 5 15, 3 6 18, 3 5 15, 5 1 5 3 15, 5 1 5, 5 1 5। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया कितना, 13 से 11 का अनुपात कितना हो गया, 13 से 11 का अनुपात यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, सेंट्रल एंगल पूछा है तो कोई मतलब नहीं है ना, सेंट्रल एंगल ही तो दिया है 75 डिग्री 80 डिग्री, ये क्या है 80 डिग्री, ये 70 दिया हुआ है, ये 90 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुपात ही तो पूछा है, ये 40, बीन्स का 45 और अदर्स का 75। ठीक है, तो यहाँ पे पोटैटो, टोमेटो और बीन का जोड़ दो और अदर और अनियन के साथ उनका अनुपात निकाल दो, आपका उत्तर आ जाएगा। सवाल बस बड़ा सा देखने में लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आसान तो यही होते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल ही सबसे ज़्यादा आसान होते हैं। बस कैलकुलेशन कभी कभी आ जाती है तो भी कैलकुलेशन कठिन होती है। कैलकुलेशन अगर ज़्यादा है उसका ये मतलब नहीं कि सवाल कठिन है, सवाल तो आसान ही होते हैं। ये वाला देखो आसान सा है, 3/8 लिखा है, फिर माइनस में तुम्हारा अंदर पे ब्रैकेट के 3/8 लिखा है। अरे इसको सॉल्व करते चलो ना, बार बार क्यों लिखने की ज़रूरत है। देखो ये 5/8 माइनस 3/8 कितना हो जाएगा, 2/8, कितना आएगा 2/8, और 3/8 से 2/8 घटाओगे तो कितना आएगा 1/8, और 1/8 को फिर से 3/8 से घटाओगे कितना आएगा 2/8, तो यहाँ पे कुल कितना आ गया 2/8। ऑफ है तो यानी पहले गुणा करना पड़ेगा और माइनस में 0.9 है। ठीक है, ये हो गया ऊपर का काम तमाम। 6 चौको 24, एक 25/6 इसको लिख दो, और यहाँ पे डिवाइड है तो गुणा करोगे तो ये नीचे में चला जाएगा 2.5 तुम्हारा, और यहाँ पे गुणनफल में 0 2 है। डिवाइड यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे पहले ऑफ लगा है तो पहले ऑफ होगा सॉल्व, तो ये आएगा 10, और 10 डिवाइड के बाद चला जाएगा नीचे, और यहाँ पे कितना है 3/4 को तुम लिख सकते हो 6/8, और 6 में 1 घटा दोगे तो आ जाएगा 7/8। ठीक है, अरे समझ गए, 2.5 से 10 गुणा होके 25 काट देगा। ठीक है, 8 से ये तुम्हारा 0.6 बार काट देगा, तो ऊपर बचेगा कितना 1.2 माइनस 0.9। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 2/60, 2/60 को तुम क्या लिख सकते हो 1/30, और प्लस में बचा है 7/8। ठीक है, ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में आएगा 0.3, नीचे में एलसीएम ले लो तो कितना आएगा तुम्हारा 8 तरीक 24, चलो डायरेक्ट ले लो 24, तो ये कितना जाएगा, ये आएगा 8 और ये 30 बार, तो ये आएगा 210। ऊपर जाएगा तो ये आएगा 24 गुणे 3, नीचे आएगा 218। 3 से काटो, 4 से काटो, नहीं कटेगा, 12 बार, और ये तुम्हारा 109 बार। कुछ गलत हो गया क्या, 12 तिहाई 36, यही वाला आंसर होना चाहिए, सी वाला आंसर ही आना चाहिए। ऊपर 36 आ रहा है ना, नीचे कुछ गलती हुई होगी, नीचे कुछ गलती हुई होगी। 8 तरीक 24, 8 जाएगा, 7 तरीक 21, 218 जाएगा। कहीं पे कुछ गलती करें हैं क्या, कहीं पे कुछ गलती करें हैं क्या, कहीं पे कुछ गलती करें हैं। 6 चौको 24, एक 25/6। ठीक है, 25/10 को 10/25 लिख दो, ऐसे लिख दो। गुणे में 0.02 है, डिवाइड है तो 1/5 गुणे 10, 5 10 10, डिवाइड है तो 1/10 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो 3/4 को मैं लिख देता हूँ 6/8, ऊपर नीचे गुणा करके माइनस 1/8। अरे यार ये 5 आना चाहिए ना, 6 में यहाँ पे जाएगा तो 5 आएगा ना, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। देखा, ये होगा तुम्हारा 5, सब बंटादार हो गया।
मतलब मामला सारा सही था, है ना। सी वाला ऑप्शन होगा, ये 5 ही होगा। तो 240 जाएगा तो 30 में यहाँ पे ये तुम्हारा 150 आएगा, ये होगा 158, 158 के करीब। और 2 से काटे हो तो ये आएगा 12, नीचे आएगा 2 सत्ते 14, 2 नमा 18। आंसर कितना आएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, ऊपर 36 आ गया था तो ऊपर तो गलत था ही नहीं, ऊपर गलत नहीं था तो नीचे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, वो हमने सुधार ली। देखिए एक ट्रायंगल है, ये सवाल अच्छा सवाल है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। मैं इसका आपको कंसेप्ट बताता हूँ। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ये मिड पॉइंट थ्योरम कंसेप्ट है, मिड पॉइंट थ्योरम। एक ट्रायंगल ए बी सी में डी ई एफ पॉइंट बी सी डी ई और एफ पॉइंट बी सी ए सी और ए बी में रखे गए। ठीक है, ये आपके 3 पॉइंट रखे गए। ठीक है, अब यहाँ पे जो था BC था वो 14.4 सेंटीमीटर था, AC था 15.2 सेंटीमीटर और AB था 12.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये मिड पॉइंट बोला गया है, यानी ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं, ये वाली साइड आपस में बराबर है और ये वाली साइड आपस में बराबर है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपसे पूछा गया था और आपसे पूछा था कि अब DEF ट्रायंगल का पेरीमीटर बताना है। ठीक है, परिमाप बताना है। तो याद रखिए ये चीज में, जैसे कि D मध्य बिंदु है ना और F और E भी मध्य बिंदु है, तो ये अगर आपका BC पूरा है ना तो FE की लंबाई हो जाएगी BC/2। इसी तरह AB है यहाँ पे तो DE की लंबाई जो हो जाएगी AB/2 हो जाएगी मिड पॉइंट थ्योरम से। और इसीलिए AC अगर आपका दिया है तो FD की लंबाई हो जाएगी AC/2। ठीक है, तो यानी कि सभी का आप आधा आधा कर दो, सभी का आप क्या कर दो, आधा आधा अगर यहाँ पे कर दो तो आपका सभी साइड आपकी मिल जाएंगी। सभी को यहाँ पे आधा आधा कर दो तो यहाँ पे सारी साइड आपको मिल जाएंगी और इनको जब आपस में जोड़ दोगे वही आपका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, वही क्या हो जाएगा, आपका परिमाप हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, 26, 1 21, कितना आएगा आंसर? 21 के बराबर आ जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, ये 6 आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा 7.4, ये वाला 7.6 है। ठीक है, तो कितना आएगा? 21 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम याद रखना। अगर सारे मिड पॉइंट दिए हैं यानी कि क्या है, वो सारे मिड पॉइंट दिए हुए हैं तो मिड पॉइंट थ्योरम का यही फार्मूला होता है कि जो डी और लाइन दो ये मिड पॉइंट है ना, अगर ए बी बी सी और ए सी का मिड पॉइंट है, उनको अगर मिलाओगे तो उसकी लंबाई AB/2 होगी। इसी तरह F और D AB और BC के मिड पॉइंट है तो उसकी लंबाई AC/2 होगी। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम है, यानी सारी भुजाओं को आधा कर दो, जोड़ दो तो छोटे वाले ट्रायंगल का आपका परिमाप मिल जाएगा। सवाल में बोला है 14 मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज, 21 मैन आर एम्प्लॉयड। ठीक है, 21 लोगों को लगाया गया काम में। ठीक है, देन इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क। देखो 7 आदमी कितने दिन में कर देंगे, 14 आदमी अगर 15 दिन में, 14 आदमी अगर 15 दिन में करते हैं तो 7 आदमी कितने दिन में करेंगे? 30 दिन में। ठीक है, और अगर हम इनको टाइम को यहाँ पे 7 त्रिक 21 पुरुष करते हैं यानी 3 गुना करते हैं तो यहाँ पे समय को 3 गुना कम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आदमी 3 गुना बढ़ रहे हैं तो समय को 3 गुना कम करना पड़ेगा। कितना लगेगा? 10 दिन। भैया पहले हमने आदमियों को आधा किया तो समय तुम्हारा 2 गुना हुआ। ठीक है, आदमियों को क्या किया? आधा किया तो समय कितना लगा? 2, क्योंकि समय और आदमियों का अनुपात उल्टा होता है ना। अब हमने यहाँ पे समय को 3 गुना करा तो हमें आदमियों को क्या करना पड़ेगा? 1/3 गुना करना पड़ेगा। वो सॉरी, हमने आदमियों को 3 गुना करा तो समय को हमें 1/3 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों का अनुपात याद रखना। टाइम एंड वर्क में टाइम और वहां पे मैन, इनका अनुपात उल्टा चलता है, मतलब लेबर लोगों की संख्या और समय का अनुपात। भाई ज्यादा लोग होंगे तो कम समय लगेगा ना, सीधे से बात है, विषम अनुपातिक चलते हैं। तो 14 लोग 15 दिन में यानी 7 लोग 30 दिन में यानी 21 लोग 10 दिन में किसी काम को खत्म कर सकते हैं। चलो, ये भी आसान सा सवाल है। देखो PQRS वाला, एक आपको दिया है क्या यहाँ पे, एक आपको सर्कल दिया है, सर्कल में एक सेंटर दिया है O और उसमें एक बड़ी वाली कॉर्ड दिया है, एक छोटी वाली कॉर्ड दिया है। बड़ी वाली कॉर्ड की लंबाई दिया हुआ है 48 और सेंटर से अगर हम एक पैसे परपेंडिकुलर डालें तो ये हो जाएगी 24 और नीचे वाली कॉर्ड की लंबाई दिया है तुम्हें 14 और बोला है कि त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या कितनी होगी आपके इस जो सर्कल है उसकी त्रिज्या। तो त्रिज्या तुम्हारी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सवाल केवल बड़ा ही लिखा हुआ है। इनके बीच की लंबाई कितनी दी हुई है? ये आपका जो पॉइंट है O से PQ, देखो ये वाला है भैया P और Q कॉर्ड।
ठीक है, नीचे वाली पी और क्यू है और ये वाली आर और एस है बड़ी वाली, ऐसा सवाल में बोला गया है। ठीक है, आर और एस है ये वाली। ठीक है, और इनके बीच की लंबाई यानी ओ, और मैं इसको डी ले लूँ, ये कितना दिया हुआ है तुम्हारा 17, ये कितना दिया हुआ है 17, नीचे वाला यहाँ पे 17 दिया है। ठीक है ना, उनके बीच की दूरी क्लियर है। और आपको रेडियस पूछा है, तो ये वाला 7 है और ये वाली अगर ऊपर वाली कॉर्ड 24 है, तो 7, 24 और 25 का ही अनुपात बनता है, 7, 24 और 25 का ही अनुपात बनता है, तो सीधे आपका 25 हो जाएगा मामला। कितना हो जाएगा मामला यहाँ पे? 25 सेंटीमीटर का हो जाएगा सीधे। मैंने तो देखते ही इस सवाल का उत्तर आपको बता दिया। ठीक है, चलिए, क्योंकि इनके बीच की दूरी आपका, इनके बीच की दूरी, सॉरी यहाँ पे माफ करिएगा, ये दूरी नहीं, ये वाली दूरी 17 है ना, ये वाली उनके कॉर्ड के बीच की, दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी 17 है। तो अगर ये 17 है तो ये ऊपर वाला 7 ही होगा, क्योंकि 17, 7, 24, 24 और 7 के साथ मिल करके ओ क्यू को क्या बनाएगा? ओ क्यू को आपके 25 सेंटीमीटर का बना देगा। ओ क्यू के आपको 25 सेंटीमीटर का बना देगा। मैं थोड़ा ऐसे बनाता हूँ, ओ क्यू, ओ क्यू तुम्हारी त्रिज्या है ना, और ये तुम्हारी 24 है। ठीक है, तो यहाँ पे 17 अगर इनके बीच की दूरी है तो ऊपर में 7 ही होगा, तभी ओ क्यू को 25 बना देगा, क्योंकि यहाँ पे 7, 24 यही सब दिया है, यानी 7, 24 और 25 ही आपका क्या बनाता है? तो वहाँ पे ट्रिपलेट बताता है। ये वाला आसान सा सवाल है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा, ये होमवर्क में करके आपको आंसर करना है। ठीक है, सिमिलैरिटी पे बेस्ड सवाल है, सिमिलैरिटी पे सवाल तुमने खूब किए हैं। 25वां सवाल देखिए, बोला है 5 की पावर 16 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचता है? 5 की पावर 25 को अगर 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर R2 बचता है। ठीक है, R1 और R2 यहाँ पे रिमाइंडर बचते हैं। तो आपको बताना है R1 प्लस R2 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी होगी। देखिए, आपको ये पता होगा कंसेप्ट कि जो भी पावर हो उस पावर को 4 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर बच जाए बाद में उसी पावर को लेकर के हम सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि सारी संख्याएं 1 से लेके 9 तक सबकी साइक्लिसिटी 4 की होती है, यानी हर 4 पावर के बाद उनकी जो इकाई का अंक है वो क्या होता है? रिपीट होता है। तो आप 16 को 4 से विभाजित करोगे, पूरा कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो आपको 4 ही लेना है पावर, और इसको 6 से विभाजित करके देखना है कि यहाँ से रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो यहाँ से अगर देखोगे तो रिमाइंडर आएगा 1 के बराबर। 25 को 4 से विभाजित करोगे, 4 छंग 24, एक बचा रिमाइंडर, उसी रिमाइंडर को पावर लेके डिवाइड कर लो, उसी रिमाइंडर को पावर लेके सॉल्व कर लो, तो रिमाइंडर यहाँ से 5 बचेगा। और आपको निकालना है R1 प्लस R2 अपॉन R2, कितना आएगा? 5 1 6 बटे 5, 5 1 6 बटे 5। तो ये आपका कंसेप्ट चलता है रिमाइंडर थ्योरम में, जब भी पावर दी हुई हो तो पावर कितनी भी बड़ी हो उसको 4 से विभाजित कर दो, जो रिमाइंडर आया है ना, उस पावर को 4 से विभाजित करने पर जो रिमाइंडर आया उसी रिमाइंडर को पावर मान के आगे आपको रिमाइंडर निकाल लेना है उस नंबर का। और अगर वो संख्या पूरी कट गई 4 से तो आपको 4 ही रिमाइंडर मानना है और 4 पावर लेकर के सॉल्व कर लेना है सवाल को। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट होता है। चलो, तो यहीं पे खत्म करते हैं सवालों को आज, है ना। और आप सभी के सामने फिट बैच है SBI PO प्री और मेंस का, तो सभी लोग जरूर इसका फोकस कर लें। सौरभ कोड अप्लाई करोगे तो ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा 45% का। ठीक है, ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पे 45% का मिल जाएगा। सारी डिटेल तुम्हारे सामने है, आराम से देख सकते हो तुम सारी डिटेल को, और ये बैच तुम ज्वाइन कर सकते हो। सभी बच्चों के लिए है, बहुत शानदार बैच है IBPS RRB PO का, SBI PO का। ठीक है, जरूर फोकस करिएगा। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।